हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम अपने सारा आकाश के 10th चैप्टर को स्टार्ट एंड ख़त्म करने वाले हैं। ये जो हमारा 10th चैप्टर है ये हमारे सारा आकाश का लास्ट चैप्टर है। एंड इसके बाद हमारा ये सारा आकाश का जो कोर्स जो कि हम इतने दिनों से करते हुए आ रहे हैं ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसके ख़त्म हो जाने के बाद आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसको तैयार करने में। एंड अगर आप थोड़ा शेयर कर सकते हैं देन इट विल बी ऑफ अ वेरी ग्रेट हेल्प। सो प्लीज़ डू शेयर इट। एंड आज हमारा ये कोर्स भी ख़त्म हो जाएगा। एंड इस चैप्टर को मैंने एक ही पार्ट में करने का यहाँ पे डिसीजन लिया है, क्योंकि इसको एक ही पार्ट में करना ठीक रहेगा, तभी आपको ठीक से समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना रीडिंग मटेरियल अपने सामने में रख लीजिए, क्योंकि इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आज हम करने वाले हैं। यहाँ क्यों बैठे हो सुबह से? कुछ काम नहीं है? कॉलेज नहीं जाना आज? प्रभा ने आकर बहुत मुलायम स्वर में पूछा। अब ये एक इंट्रोडक्टरी लाइन है जो कि हमें हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में मिलता है। तो यहाँ पर प्रभा जो है वह आकर पूछती है समर से कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? तुम्हें क्या कोई काम नहीं है? तुम्हें नहीं जाना कॉलेज? मैं सुस्त और उदास सा प्रेस से आने के बाद ऊपर छज्जे पर ही बैठ गया था। कोठरी की आड़ होने के कारण यहाँ छाया थी। गुमसुम, ना किसी से बोला ना कहा सुना। अब समर क्या करता है कि वो सीधा प्रेस से आकर अपने घर में आकर ऊपर छत पर बैठ जाता है। तभी प्रभा उससे पूछती है कि यहाँ पर क्यों बैठे हो सुबह से? कुछ काम नहीं है क्या? कॉलेज नहीं जाना? मतलब वो कॉलेज से नहीं आता है बल्कि डायरेक्टली जो है वो प्रेस से आ जाता है। तो उसी पर प्रभा पूछ लेती है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? कुछ काम नहीं है क्या? कॉलेज नहीं जाना आज? अब समर जो है वो सुस्त और उदास सा प्रेस से आने के बाद ऊपर छज्जे पर ही बैठा हुआ था। कोठरी की आड़ होने के कारण यहाँ छाया थी। गुमसुम, ना किसी से बोला ना कहा सुना। अब समर जो है वो छत के छज्जे पर ही बैठा हुआ था, एकदम शांत मन से वहाँ पर बैठा हुआ था। बैठा बैठा एक गिलहरी को कुटकुट करते देख रहा था। शायद मेरा चेहरा इतना थका और उतरा हुआ था कि प्रभा ने पास आकर मेरी कलाई छूकर देखा, बुखार तो नहीं है। अब समर वहाँ पर बैठकर एक गिलहरी को कुछ कुटकुट करते हुए देखता है। और समर उस टाइम इतना उदास था, उसका चेहरा इतना ज़्यादा डाउन था कि प्रभा आकर वहाँ पर उसके शरीर को छू करके देखती है कि कहीं उसे बुखार तो नहीं है। मैं सूनी सूनी आँखों से प्रभा को देखता रहा और तब भी चुप रहा। उस दिन की बात ने मेरे भीतर की जाने किस चीज़ को जड़ से हिला दिया था कि अब मुझे अपने आसपास कुछ भी सच नहीं लगता था। अब उस दिन की बात मतलब जिस दिन प्रभा ने अपने कमर में वो पोटली बांध ली थी, उस दिन की बात ने समर को इस तरीके से हिला दिया था कि अब समर को आसपास में कुछ भी सच नहीं लगता था। वह सूनी सूनी आंखों से प्रभा की ओर देखता रहता और तब भी चुप ही रहा था। लगता था झूठ और छल का एक अंतहीन जाल है और उसमें मुझे कैद कर दिया गया है। एक फंदे को काटता हूँ तो दूसरा सामने आ जाता है। यह प्रभा यह भी वैसी ही निकली। इसी को लेकर मैंने अपने सुनहरे भविष्य के सारे सपने संजोए थे। जब भी उसे देखता मेरे मन में सवाल अपने आप गूंज जाता। अब समर वहाँ पर एकदम शांत मन से बैठा हुआ था। प्रभा के आने पर भी वहाँ पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है। वह अभी भी शून्य मन से प्रभा की ओर देखता रहता है। और पिछली रात जो घटना घटी थी कि प्रभा ने जो है कमर में अपने वह बाबा की बूटी को बांध लिया था, तो उसी पर समर अभी भी उससे गुस्साया हुआ था। और उसी पर वह कहता है कि यह जो प्रभा है यह भी वैसी ही निकली, यह भी दूसरी की तरह ही निकली। इसी को लेकर मैंने अपने सुनहरे भविष्य के सारे सपने संजोए थे। जब भी मैं उसे देखता मेरे मन में सवाल अपने आप गूंज जाता। और जब भी समर प्रभा को देखता था तो उसके मन में यही सवाल गूंजता था कि मैंने इसी प्रभा पर इतना ज़्यादा भरोसा किया था, इसी के साथ मैंने इतने सारे सपने संजोए थे। लेकिन यह सब कुछ समर का बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। समर को अपनी ज़िंदगी ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे झूठ और छल का एक अंतहीन जाल में कैद करके रख दिया है। वह एक फंदे को काट कर उसमें से निकलता तो जरूर है, लेकिन दूसरा ही तभी उसके सामने आ जाता है।
यह प्रभा यह भी वैसे ही निकली। इसी को लेकर मैंने अपने सुनहरे भविष्य के सारे सपने संजोए थे। जब भी मैं उसे देखता मेरे मन में सवाल अपने आप गूंज जाता। अब समर वहाँ पर चुपचाप मन से सब कुछ वहाँ पर देख रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहा था। वह वहाँ पर एकदम शांति से बैठा हुआ था। वह बहुत दुखी था। और उसके दुखी होने का कारण क्या था? उसके दुखी होने का कारण था कि उसकी नौकरी जो है वह छूट चुकी थी। फिर मैं चुपचाप नीचे आंगन में देखने लगा। नीचे चूड़ियों से भरा बड़ा भारी सा डला रखा था। इधर उधर मोटा मैला सा कपड़ा लगा था ताकि चूड़ियाँ फूट ना जाए। हरी, नीली, लाल, सुनहरी तरह तरह की चूड़ियाँ की मालाएं बड़ी सावधानी से लटकाई हुई थी। चूड़ी वाली ओट में पड़ती थी और झुककर ही उसे देखा जा सकता था। नीले नीले फूल पत्ती गुदे उसके हाथ ही कभी दिख जाते थे। जिस हाथ को ये गोदन वाले हाथ चूड़ियाँ पहना रहे थे वे निश्चय ही भाभी के हाथ हैं, यह मैं ज्ञान गया। उनके अंगूठे के पीछे एक काला सा दाग है। अब समर जो है वो नीचे आंगन में देखने लग जाता है और नीचे आंगन में उसे यह दिखाई देता है कि कोई चूड़ी वाली आई थी जो कि चूड़ी बेच रही थी। एक डला रखा था जो कि चूड़ियों से भरा हुआ था और उसके चारों तरफ एक मोटा मैला सा कपड़ा रखा हुआ था जिससे कि वह चूड़ियाँ फूट ना जाएं। रंग बिरंग की चूड़ियाँ उसमें रखी हुई थी और बड़ी सावधानी से वहाँ पर रखी हुई थी। लेकिन जो चूड़ी वाली थी वो उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी और अगर झुक के देखने पर तभी वह दिखाई देती थी। नीले नीले पत्ती गुदे उसके हाथ ही कभी कभी दिख जाया करते थे। जिस हाथ को वह चूड़ी वाली चूड़ी पहना रही थी वह भाभी के हाथ थे। मतलब सिंपल तरीके से कहा जाए तो नीचे में एक चूड़ी वाली आई थी, उसके डले में बहुत सारे चूड़ियाँ रखी हुई थी, रंग बिरंग की चूड़ियाँ रखी हुई थी और वह चूड़ी वाली वहाँ से दिखाई नहीं पड़ती थी। उसे देखने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता था और जब समर झुक के देखता है तो उसे यह मालूम चलता है कि वह चूड़ी वाली जो है वह भाभी को चूड़ी पहना रही है। मेरी इस चुप्पी से प्रभा शायद एकदम घबरा गई। वहीं धरती पर बैठकर कंधे पर हाथ रखकर पूछा, तुम बोलते क्यों नहीं? तुम्हें मेरी कसम है, बताओ ना क्या बात हो गई? किसी से लड़ आए क्या? अब समर यहाँ पर शांत मन से इधर उधर भटक रहा था। वह ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा था। तो उसी पर प्रभा एकदम घबरा जाती है। उसे लगता है कि आखिरकार हुआ क्या है। तो वहीं धरती पर बैठकर समर के कंधे पर हाथ रखकर पूछती है कि तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हें मेरी कसम है, कुछ तो बताओ, क्या हो गया है? किसी से लड़ आए हो क्या? कुछ नहीं, चटकले गले से सूखी आवाज़ निकली। मैं जिस तरह बैठा था बैठा रहा, खुली पलकों और सूनी आंखों से जिधर देख रहा था उधर ही देखता रहा। अचानक इतनी देर से दबा एक बड़ा सा प्रश्न उठता हुआ आकर फिर सामने खड़ा हो आया। अब क्या होगा? अब समर बहुत ज़्यादा दुखी था और जब प्रभा ने उससे पूछा कि क्या बात हो गई, तुम किसी से झगड़ा कर आए हो क्या, तो उस पर भी समर कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं देता है। वह उस पर सिर्फ कह देता है कि कुछ नहीं और उसके गले से एक सूखी आवाज़ निकलती है। समर जिस तरह बैठा हुआ था वो उसी तरह बैठा रहता है और वैसे ही शांत स्वभाव से वह चुपचाप वहाँ पर घूरता रहता है। और तभी उसके मन में और एक सवाल आता है कि अब क्या होगा। और यह सवाल किस चीज़ को लेकर था? यह सवाल इसी चीज़ को लेकर था कि अब तो समर की नौकरी भी चली गई थी, अब ना जाने क्या होगा। तो भी प्रभा जरा सा ओट में हो गई। आंतरिक बेचैनी में मेरा हाथ हिलाकर भर्राए गले से प्रार्थना के स्वर में पूछा, अभी तक नाराज हो उस बात पर? उसकी अधखुली गुलाबी कमल कली सी आंखों में पिघली चांदी सा पानी तैर आया। वह यूं ही अनुरोध और क्षमा याचना के स्वर में मुझे देखती रही। अब जब समर ने कह दिया था कि नहीं कोई बात नहीं है, तो उसी पर प्रभा जान जाती है कि ये जरूर कुछ छुपा रहा है। तभी उस पर प्रभा कहती है, तो भी मुझे कुछ बताओ तो सही, अभी तक नाराज हो क्या उस बात को लेकर? उसकी अधखुली गुलाबी कमल सी आंखों में पिघली चांदी सा पानी तैर आया। वह यूं ही अनुरोध और क्षमा याचना के स्वर में मुझे देखती रही और उसकी जो आंखें हैं वह थोड़ी सी नम हो जाती है और वह समर को यूं ही क्षमा याचना और अनुरोध के स्वर में देखती रहती है। आवाज़ की आर्द्रता से चौंक कर बहुत ही धीरे से मैंने गर्दन घुमाकर उसे देखा और फिर उधर ही देखने लगा जिधर देख रहा था। घुटी आवाज़ में बताया, प्रभा मेरी नौकरी छूट गई।
अब समर को वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था और वह कुछ बात नहीं करना चाहता था, लेकिन तब भी उसे कुछ ना कुछ तो कहना ही था। तो वह शांत स्वभाव से प्रभा की ओर देखकर कहता है कि प्रभा, मेरी नौकरी छूट गई है। छूट गई? कैसे? चौंक कर प्रभा उछल सी पड़ी। शायद एक पल को उसकी आंखों के आगे सारे परिणाम कौंध गए। अब प्रभा जो है वह एकदम से चौंक जाती है कि छूट गई? कैसे छूट गई? तभी नीचे से आती अम्मा की पुकार सुनाई दी, बहू, अरे ओ बहू। फिर बड़े स्निग्ध स्वर में कहा, जरा नीचे तो आ बिटिया। अब जब प्रभा उससे पूछ रही होती है कि कैसे छूट गई, वह जब बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि यह क्या हो गया, कैसे हो गया, तो उसी समय अम्मा का स्वर नीचे से आ जाता है और अम्मा कहती है कि बहू, अरे ओ बहू, ज़रा नीचे तो आ बिटिया। जवाब में ज़रा सा झुककर प्रभा ने जवाब दिया, आई अम्मा जी। अब प्रभा को वहाँ जाने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसे जवाब देना ही पड़ता है कि आई अम्मा जी। मैंने बताया, यूँ ही साला कहता था कि 15 दिन तो तुमने काम सीखा, इसलिए उन दिनों का कुछ नहीं। तनख्वाह के कागज़ पर 75 होगी, लेकिन देंगे 60। इसी बात पर मैं लड़ आया। मैंने बिना हिले डुले प्रभा को बता दिया, नाम पार्ट टाइम का और काम पूरा। फिर ये सब। अब जब समर से प्रभा पूछती है कि कैसे छूट गई, कुछ बताओ तो सही, तो उसी पर समर कहता है कि यूँ ही साला कहता था कि 15 दिन तो तुमने सिर्फ काम सीखा, इसलिए उन दिनों का तो तुम्हें मैं कुछ नहीं दूंगा, और तनख्वाह के कागज़ पर भले ही 75 लिखे हो, लेकिन मैं तो तुम्हें सिर्फ 60 ही दूंगा। इसी बात पर मैं उससे लड़ आया। फिर समर जो है वह कहता है कि नाम पार्ट टाइम का और काम पूरा, और उसके ऊपर से ये सब। मतलब समर प्रभा को समझाते हुए कहता है कि उसका जो मालिक था उसके साथ वह झगड़ा करके आ गया था। उसका जो मालिक था उसने उससे कहा था कि तुमने तो पहले 15 दिन सिर्फ काम ही सीखा है, तो उन 15 दिनों का तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, और भले ही कागज़ पर 75 रुपया लिखा हो, फिर भी मैं तुम्हें 60 ही दूंगा। और उसी पर मेरी और उसकी लड़ाई हो गई, नाम पार्ट टाइम का और काम पूरा, और ऊपर से यह सब। और यह तो नाम का पार्ट टाइम था, काम तो पूरा करवा लिया, और उसके ऊपर से अब यह सब। क्यों? ऐसा क्यों? बड़ा आया 75 लिखाकर 60 देने वाला। तुम दिवाकर से जाकर क्यों नहीं कहते? उसके पिताजी का तो वह दोस्त है ना। प्रभा के माथे पर बल पड़ गए। अच्छा अंधेर है यह भी। अब प्रभा उससे कहती कि क्यों? ऐसा क्यों? बड़ा आया 75 लिखाकर 60 देने वाला। मतलब उसने तो 75 लिखवाया था, तो वह 60 क्यों दे रहा है? तुम दिवाकर से क्यों नहीं कहते हो? वह तो दिवाकर के पिताजी का दोस्त है ना। फिर प्रभा भी थोड़े घबरा कर कहती है, अच्छा अंधेर है यह भी। मतलब अच्छा अंधेर है कि 75 लिखवा दो और बाद में सिर्फ 60 ही दो। अंधेर तो है ही। दर्दीली मुस्कुराहट होंठों पर उभर आई। फिर गहरी सांस लेकर धीरे से कहा, अब उनसे क्या कहें जाकर। देखो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। कल और जाऊंगा आखिरी बार, 15 दिन के ही सही, कमबख्त कुछ तो दे। इसी उम्मीद में यह जो दुनिया भर का उधार चढ़ा लिया है, उन्हें भी तो कहीं ना कहीं से चुकाना ही है। अब जब प्रभा कहती है कि यह कितना बड़ा अंधेर है कि काम पूरा भी करवा लिया और पैसे भी पूरे नहीं दिए, तो उसी पर समर एक दर्दीली मुस्कुराहट के साथ कहता है कि अंधेर तो है ही। फिर भी समर गहरी सांस लेकर धीरे से कहता है कि अब मैं क्या कहूँ जाकर दिवाकर से। देखो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कल मैं आखिरी बार जाऊँगा, 15 दिन के ही सही, कमबख्त कुछ तो देगा। इसी उम्मीद में यह जो दुनिया भर का उधार चढ़ा लिया है, उन्हें भी तो कहीं न कहीं से चुकाना ही है। फिर अम्मा की आवाज़ आई, अरे आई नहीं, कर क्या रही है? फिर कर लीजो बातें बाद में। मुझे आश्चर्य हुआ कि आवाज़ में अब भी चिकनाई और प्यार है। फिर अम्मा फिर से कहती है कि अरे अभी तक तू आई नहीं, बाद में बात कर लेना। और उसी समय समर को आश्चर्य होता है कि अब भी यह आवाज़ में प्यार कैसे है। मतलब अगर प्रभा वहाँ पर नहीं जाती तो अम्मा उसी टाइम वहाँ पर गुस्सा जाती थी, लेकिन पता नहीं उनके मुंह से आज इतनी प्यार कैसे निकल रही थी। क्या बात है, जाती क्यों नहीं हो? अम्मा बुला रही है जब से, मैंने पूछा। अब समर प्रभा को कहता है कि तुम जाती क्यों नहीं हो? तब से तो अम्मा बुला रही है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? चूड़ी पहनने को बुला रही हैं। अब आजकल तो हमारी बड़ी पूछ हो गई है ना।
प्रभा ने परेशानी से जवाब दिया। अब प्रभा समर से कहती है कि तुम ही बताओ मैं क्या कहूँ, यह सब मुझे चूड़ी पहनाने के लिए बुला रही हैं। अभी तो हमारी बहुत ज़्यादा पूछ हो गई है ना। मैं एकदम गंभीर हो गया, सख्त स्वर में कहा, नहीं प्रभा, चूड़ी उड़ी कुछ नहीं, हमें किसी की झूठी उम्मीद नहीं रखनी और किसी से कुछ नहीं लेना। मेरा चेहरा एकदम भावहीन हो गया। अब समर एकदम भावहीन होकर प्रभा से कहता है कि नहीं प्रभा, हमें चूड़ी उड़ी किसी से भी नहीं लेनी है, हमें किसी की भी झूठी उम्मीद नहीं रखनी और किसी से कुछ नहीं लेना। मतलब समर प्रभा से कहता है कि हमें किसी से कुछ भी नहीं लेना है, किसी की झूठी उम्मीद नहीं लेनी है। अम्मा ने फिर आवाज़ दी तो मजबूरी की कातर निगाहों से देखती प्रभा बड़े बेमन से उठकर नीचे चली गई। मैंने एक बार उसे देखा, लेकिन यूं ही चुपचाप देखता रहा। आधे रास्ते से लौटकर उसने धीरे से कहा, देखो तुम फिक्र मत करो, गई नौकरी तो जाने दो, इतना खून क्यों जलाते हो। मेरे पास घड़ी है, सोने की चूड़ियाँ हैं, ईयररिंग हैं, आखिर किस दिन काम आएंगे, बाद में बन जाएंगे। यूँ भी तो संदूक में ही बंद रखे रहते हैं, यहाँ कौन कौन रोज़ पहनने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी देर में आकर निकाले देती हूँ, पढ़ाई तो चलेगी ही। अब जब प्रभा अम्मा के पास जा रही होती है तो उसी समय वह समर से एक बार जाते वक्त कह देती है कि देखो तुम चिंता मत करो, नौकरी ही तो गई है ना, इस पर तुम अपना इतना खून क्यों खौला रहे हो। मेरे पास यह जो इतने सारी चीज़ें रखी हुई हैं, घड़ी है, सोने की चूड़ी है, ईयररिंग है, यह सब आखिरकार किस दिन काम आएंगे, बाद में बन जाएंगे। यूँ भी तो संदूक में ऐसे ही बंद पड़े रखे रहते हैं, यहाँ कौन सा उन्हें रोज रोज पहनने की जरूरत पड़ती है। मैं थोड़ी देर में आकर तुम्हें उन्हें निकाल के दे देती हूँ, कम से कम उनसे पढ़ाई तो चलेगी ही। और उसी तरह उल्टे कदम वह लौट गई। कोई और समय होता तो शायद मैं उसकी इस बात से कृतार्थ हो जाता, मेरी आंखें डबडबा आती, लेकिन अब सुन लिया और बिना सोचे यूँ ही बैठा रहा। अब समर बहुत ज़्यादा उदास था क्योंकि उसकी नौकरी चली गई थी। तो जब प्रभा ने उसे सांत्वना दिया कि तुम बेकार में अपना खून क्यों खौलाते हो, मेरे पास यह जो इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं यह किस दिन काम आएंगी। मैं आती हूँ चूड़ी पहनकर और फिर तुम्हें सब कुछ निकाल कर दे देती हूँ, तुम उनका उपयोग करके कुछ पैसे निकाल लेना, कम से कम पढ़ाई तो हम लोग चला ही सकते हैं। और उसी तरह वो वहाँ से निकल जाती है। अब समर का इसके ऊपर में कुछ खास रिएक्शन होता नहीं है। अगर कोई दूसरा दिन होता तो उसकी आंखें डबडबा जाती, लेकिन आज उसका इसके ऊपर में कुछ भी खास रिएक्शन नहीं रहता है। नीचे से अम्मा की प्यार भरी झिड़की सुनाई दी, हमारा इतना भी अधिकार नहीं है तुम पर, पहना दो जी मनहारिन, पहना दो, बोल कैसे पहनेगी, अपने आप पसंद कर ले। यानी प्रभा नीचे पहुंच गई है। अब समर को फिर से एक स्वर सुनाई देता है और वो अम्मा का था। अम्मा प्रभा से कहती है, अब क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं है तुम पर कि हम तुम्हें चूड़ी पहना दें। और फिर वह चूड़ी पहनाने वाले से कहती है कि पहना दो मनहारिन जी, पहना दो, बोल कैसी पहनेगी, अपने आप पसंद कर ले। यानी प्रभा नीचे पहुंच गई है। अब जब अम्मा यह बोलती है तो समर को यह तुष्टि हो जाती है कि प्रभा जो है वह नीचे पहुंच गई है। नहीं नहीं अम्मा जी, मेरा मन नहीं है। अम्मा जी ऊपर चलकर देख लो, मेरे पास ऊपर संदूक में बहुत रखी है। यह प्रभा थी। फिर प्रभा अम्मा जी से कहती है कि नहीं नहीं अम्मा जी, मेरा चूड़ी पहनने का मन नहीं है, आप ऊपर चलकर देख लीजिए, मेरे पास एकदम भरी पड़ी है संदूक। और पहन लोगी तो क्या हो जाएगा, रखी तो सभी के पास हैं, हम लोगन का भी तो पेट पलेगी किस तरह। चूड़ी वाली ने कहा और खनखनाहट से लगा कि चूड़ियों की मालाएं खोल खोल कर दिखाने लगी। एकाध टूटा फूटा वाक्य ऊपर आया, इसके साथ तो यह खूब खिलेगी, गोरी गोरी कलाई में तो यह खिलती है। अब जब प्रभा अम्मा से कहती है कि नहीं अम्मा जी, मुझे नहीं पहनना, मेरे पास तो बहुत सारी ऊपर में रखी हुई है, तो उसी पर वह चूड़ी वाली कहती है कि अगर पहन ही लोगी तो क्या हो जाएगा, रखी तो सभी के पास रहती है, हम लोगन का भी तो पेट चलेगा। मतलब अगर आप हमसे ये चूड़ी खरीदेंगी तो हम लोगों का भी तो कुछ पेट चल पाएगा। और चूड़ी वाली ने यह बात कहा और खनखनाहट से लगा जैसे चूड़ियों की वह माला खोल खोल कर दिखा रही है। मतलब समर को यह समझ में आ जाता है कि वह अब सभी चूड़ियों को खोल खोल कर प्रभा को दिखा रही है।
एकाध टूटा फूटा वाक्य ऊपर आया, इसके साथ तो यह खूब खिलेगी, गोरी गोरी कलाई में तो यह खिलती है। अब उसे थोड़ा बहुत वाक्य ऊपर में सुनाई दे रहा था कि इसके साथ तो यह खूब खिलेगी, गोरी गोरी कलाई में तो यह खिलती है। पहन ले प्रभा, अब इतना नखरा छोड़, अम्मा की बात रखने के खातिर ही पहन ले, भाभी का स्वर आया। अब भाभी का भी बात इसमें आ जाता है। भाभी प्रभा से कहती है कि पहन ले प्रभा, अब इतना नखरा छोड़, अम्मा की बात रखने की खातिर ही पहन ले। एकदम चुप्पी छा गई। मैं देर तक सांस रोके प्रतीक्षा करता रहा कि कोई आवाज़ सुनाई दे। मुझे विश्वास था कि वह नहीं पहनेगी। अब चूड़ियाँ पहनाने का ध्यान आया है। अभी तक तो मानो कोई रहता ही नहीं था। अब समर वहाँ पर बैठ बैठ कर सब कुछ सुन रहा था और उसे उम्मीद थी कि उसे कोई बात सुनाई देगी, लेकिन जब उसे कोई बात सुनाई नहीं देती है तो वह यही सोचता है कि अब आई है चूड़ियाँ पहनाने के लिए। अब सबको ध्यान में आया है कि प्रभा को चूड़ियाँ चाहिए, उसे चूड़ियाँ पहननी है। अभी तक तो मानो कोई रहता ही नहीं था और वह ज़रा सा नीचे की ओर झांक कर देखता है। अम्मा और भाभी चूड़ियाँ पहन चुकी थी और बड़ी प्रसन्न उत्सुकता से प्रभा की ओर देख रही थी। प्रभा घुटनों पर बाहें रखे बैठी थी और उसने अपने हाथ चूड़ी वाली की ओर बढ़ाया हुआ था। एक हाथ दूसरे पांव के पंजे पर रखा था और उसमें ढेर सारी चूड़ियाँ पहनाई जा चुकी थी। अब जब समर नीचे देखता है तो उसे यह दिखाई देता है कि अम्मा और भाभी ने तो साड़ी पहन ली थी और अब प्रभा जो है वह साड़ी पहन रही थी और अम्मा और भाभी प्रभा की ओर बड़ी उत्सुकता से देख रही थी कि प्रभा कब साड़ी पहनती है। और उसी समय जब प्रभा को समर देखता है तो उसे यह दिखाई देता है कि प्रभा जो है वह अपने घुटनों पर बाहें रखकर बैठी थी और उसने अपने हाथ चूड़ी वाली की ओर बढ़ाया हुआ था। एक हाथ दूसरे पांव के पंजे पर रखा था और उसमें ढेर सारी चूड़ियाँ पहनाई जा चुकी थी। मतलब प्रभा के एक हाथ में ऑलरेडी बहुत सारी चूड़ियाँ पहनाई जा चुकी थी। दूसरे हाथ का पंजा दबा दबा कर मनहारिन चूड़ियाँ चढ़ा रही थी। नीचे कुछ साबुत और कुछ टूटी चूड़ियों के टुकड़े बिखरे थे। दर्द से प्रभा ने अपनी गर्दन दूसरी ओर मोड़ ली थी। आंखें बंद थी और होठों से बार बार की करकराहट फूट पड़ती थी। दूसरा हाथ पांव के पंजे पर रखा अंगूठे को कसकर भींच रहा था। अब प्रभा जो है वह वहाँ पर चूड़ी पहन रही थी और वह चूड़ी पहनने का यहाँ पे हमें दृश्य बताया गया है कि उसके एक हाथ में तो चूड़ियाँ पहना दी गई थी और एक हाथ उसने अपने पाँव के पंजे पर रखा हुआ था और दूसरी हाथ में वह जो मनहारिन थी, मतलब वह चूड़ी वाली, वह उसे चूड़ी पहना रही थी। और नीचे और भी चूड़ियों के टुकड़े जो है वह वहाँ पर रखी हुई थी और प्रभा को दर्द हो रहा था, इसलिए उसने अपनी गर्दन मोड़ के रखी हुई थी और आंखें बंद थी और होठों से बार बार की करकराहट फूट पड़ रही थी। मतलब प्रभा को दर्द हो रहा था और दर्द में प्रभा बार बार कराह रही थी और उसने दूसरे हाथ पांव के पंजे पर रखे अंगूठे को कसकर भींच रखा था और उसने दूसरे हाथ से पांव के अंगूठे को कसकर भींच रखा था जिससे जो दर्द है वह कम हो सके। सन्न से जैसे कोई नुकीला तीर दिमाग की तहों को चीरता चला गया। मैंने मना किया था ना। फैले नथुनों से कुछ फुफकार निकली और मैं झटके से उठ खड़ा हुआ। दांत एक दूसरे के ऊपर घिसे और होंठ भींच गए। दृढ़ता से कदम रखता हुआ नीचे उतर आया और सीधा चूड़ी वाली के सामने जा खड़ा हुआ। अब समर के अंदर में सन्न से कोई नुकीला तीर दिमाग को यूं ही चीरते चला गया। मतलब समर के दिमाग में सन्न से कोई रिएक्शन एकदम से हो जाता है। मैंने मना किया था ना यह सब करने के लिए प्रभा को, फिर भी वह चली गई। मतलब समर अभी अपने कंट्रोल में नहीं था और वह क्यों नहीं था, उसका सिंपल रीज़न था क्योंकि वह अभी डिप्रेशन के पीरियड से गुजर रहा था। उसे यह बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि उसके अंदर में आखिरकार हो क्या रहा है। अब समर एकदम से गुस्सा जाता है और वह नीचे उतर कर जाकर चूड़ी वाली के पास जाकर खड़ा हो जाता है। प्रभा चूड़ियाँ पहन चुकी थी और शीशे को धक धक करते रंगों में दोनों कलाइयाँ झलमला रही थी। उसने मुझे देखा और जैसे बिजली के करंट से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। जैसे तैसे आवाज़ ठेल कर खिसियानी सी हंसी हंसने की कोशिश करते हुए उसने कहा, देखो कैसी लगती है, अम्मा और भाभी की पसंद की है। उस वक्त यह शायद यह भी भूल गई कि अम्मा और भाभी के सामने वह मुझसे नहीं बोलती। अब जब
समर वहां पर जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है तो उसी समय प्रभा मुड़कर देखती है और उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ जाता है और उसके चेहरे से कुछ निकलता नहीं है। फिर भी वह दबे स्वर में कहती है कि देखो कैसी लगती है, अम्मा और भाभी जी की पसंद की हुई है। उस वक्त शायद प्रभा यह भी भूल जाती है कि उसने कभी भी अम्मा और भाभी के सामने में समर से बातचीत नहीं की थी और समर बहुत ज़्यादा उस समय गुस्सा जाता है। मैंने एक पल उसे अपनी निगाह की सारी करवाहट और तीखेपन से घूरा और झपट कर उसकी दोनों कलाइयाँ चूड़ियों के ऊपर से पकड़ ली। भय से प्रभा मानो घिघिया उठी। अब समर एक पल के लिए उसे अपनी निगाह से करवाहट और तीखेपन से घूरता है और झपक कर उसकी दोनों कलाइयाँ चूड़ियों के ऊपर से पकड़ लेता है। भय से प्रभा मानो घिघिया उठी और भय से प्रभा एकदम डर जाती है। मुझे नहीं पता उस समय मेरे हाथों में कौन सा दुर्दांत दैत्य आ गया था। तड़प कर मैंने उसकी दोनों कलाइयों को आपस में जोर से बजा दिया और मुट्ठियां भींच कर चूड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब समर को नहीं पता उसके अंदर में क्या हो गया था, उसके अंदर में कौन सा दैत्य आ गया था और वह एकदम से प्रभा का दोनों हाथ उठाकर दोनों हाथ को आपस में टकरा कर सारे चूड़ियों को तोड़ देता है। सारे चूड़ियां टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। चट चट करते हुए चूड़ियों के टुकड़े ज़मीन पर बिखर गए और मैं पागलों की तरह ऊपर मुंह करके गला फाड़कर ऊंची आवाज़ में अट्टहास कर उठा। अब समर जो है वह एकदम पागलों की तरह ऊपर उठकर हंसने लग जाता है और यहाँ पर हमें समर का डिप्रेशन का और एक यहाँ पर हमें लक्षण देखने को मिलता है कि किस तरह समर अभी अपने आप से ही जूझ रहा है। वह बेचारा अभी अपने आप के ही कंट्रोल में नहीं है, मानो किसी भुनगे को मसलकर फेंक दिया हो। कुछ इस भाव से मैंने उसके दोनों हाथ छोड़ दिए। चूड़ियों के टुकड़े मेरे हथेली और अंगुलियों में घुस गए थे। मेरे हाथ खून से तरबतर थे और उसकी कलाइयों से खून की कई धारियां चूने लगी थी। अब समर के हाथ में भी चूड़ियों के टुकड़े घुस गए थे और प्रभा के हाथ से भी चूड़ियों की धारियां जो है वह बह गई थी। यूं खून टपकता देखकर मैं और भी जोर से ठठहाकर हंसा। फिर बिना इधर उधर देख के खूब आराम और निश्चिंतता से हाथ हिलाता हुआ ऊपर लौट आया। अब समर जो है वह खून देखकर और भी हंस पड़ता है, जो कि हमें यहाँ पर साफ दिखाई देता है कि समर की मनोस्थिति क्या है। और समर बिना इधर उधर देखे खूब आराम से और निश्चिंतता से हाथ हिलाता हुआ ऊपर लौट आता है। चूड़ी वाली अम्मा भाभी सभी मुझे फटी फटी आंखों से देखे जा रही हैं, यह बिना मुड़े ही मैं जान गया था। अब सभी उसे फटी फटी आंखों से देखे जा रहे थे और समर को यह पता था, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वह वैसा कुछ करके आता है तो कोई भी उसे वैसे ही आंखों से देखेगा। बड़ी देर बाबूजी प्रतीक्षा करते रहे कि मैं ही अपनी तरफ से कुछ कहूँ। आखिर हार कर उन्होंने रात को पूछ ही लिया, क्यों रे समर, तूने तो शायद 10 तारीख से काम करना शुरू किया था। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और सीन चेंज हो जाता है रात में। मतलब यह सब कुछ दिन में हुआ था और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि बाबूजी और समर के बीच में एक झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद समर घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। और यहाँ पर बाबूजी समर से पूछता है कि क्यों रे समर, तूने तो शायद 10 तारीख से काम करना शुरू किया था। मतलब वह उससे पूछते कि तूने क्या 10 तारीख से काम करना शुरू किया था। वह जानते थे कि उसने 10 तारीख से काम करना शुरू किया था, लेकिन वह यह पूछ क्यों रहे थे? वह इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि उन्हें चाहिए था कि समर कब अपने सैलरी में से उनको कुछ हिस्सा दे, इसीलिए वह यह बात समर से पूछते हैं। मैंने लापरवाही से जवाब दिया, बाबूजी मेरी नौकरी छूट भी गई। और फिर समर कह देता है कि बाबूजी मेरी तो नौकरी भी छूट गई। अरे तो वह कोई तुझसे कुछ मांग थोड़े ही रहे हैं जो तू नौकरी छूटने की बात बता रहा है, अम्मा ने बीच में कहा। अब अम्मा मैटर को कंट्रोल करने के लिए कहती है, क्योंकि वह भी जानती थी कि बाबूजी इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उन्हें उन समर की सैलरी में से कुछ चाहिए था। और समर भी यह बात समझ चुका है कि बाबूजी इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें भी उसकी सैलरी में से कुछ चाहिए था। लेकिन फिर भी अम्मा मैटर को कंट्रोल करने के लिए कहती है कि अरे वह तुझसे कुछ मांग थोड़े ही रहे हैं जो कि तू उनसे नौकरी छूटने की बात बता रहा है, अम्मा ने बीच में ही कहा। उद्दत स्वर से मैंने जवाब दिया, साफ साफ तो नहीं ही मांग रहे, लेकिन मतलब क्या है वह तो मैं भी जानता हूँ। अब समर कह देता कि साफ साफ तो नहीं ही मांग रहे हैं, लेकिन मतलब क्या है यह तो मैं भी जानता हूँ।
इस बार बाबूजी एकदम भड़क गए। हवा में हाथ पांव फेंक कर कहा, जानता है तो क्या फांसी पर चढ़ा देगा? बड़े जानते हैं ये। हमने तो एक बात पूछी सो सीधी जवाब तो दिया नहीं, काटने दौड़े। आ बैल मुझे मार। फिर माथे पर हाथ मारकर बोले, बेटा हम तो तुम्हारी नस नस जानते हैं, हमारे सामने ही तो बड़े हो। अब समर जब यह बात कह देता है कि डायरेक्टली तो नहीं कहा है लेकिन इनडायरेक्टली तो मैं सब कुछ जानता ही हूँ, तो इसी पर बाबूजी एकदम गुस्सा जाते हैं। वह समर से कहते हैं कि जानता है तो क्या फांसी पर चढ़ा देगा? बड़े जानते हैं ये। हमने तो एक बात पूछी सो सीधा जवाब तो दिया नहीं, काटने दौड़े। आप बैल मुझे मार। अरे समर बेटा, हम तुम्हारी नस नस जानते हैं, तुम हमारे सामने ही तो बड़े हुए हो, अब साफ साफ मांगने की धमकी देने लगे। हिम्मत तो देखो पूत की। अरे हमने अपनी तनख्वाह लाकर बाप को दी थी, सो अदब कायदा गया चूल्हे भाड़ में, साफ साफ मांगने की धमकी देने लगे। हरामी, तुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया सब इसलिए कि तू यूं ही हमारी इज्जत उतार कर रख दे, छाती पर चढ़ चढ़ कर आए, सीधी सीधी बात करो तो कटकने पागल कुत्ते की तरह भौंके। अब बाबूजी को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि समर ने ऐसा क्यों कहा कि वह डायरेक्टली तो नहीं मांग रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली तो मांग ही रहे हैं। और वो उसी पर समर के ऊपर में बहुत ज़्यादा गुस्सा करके कहते हैं कि बेटा हम तो तुम्हारी नस नस जानते हैं, हमारे सामने ही तो भरे हुए हो, अब साफ साफ मांगने की धमकी देने लगे हो। हिम्मत तो देखो पूत की। अरे हमने अपनी पहली तनख्वाह लाकर बाप को दी थी, सो अदब कायदा गया चूल्हे भाड़ में, साफ साफ मांगने की धमकी देने लगा। हमने तो अपनी पहली सैलरी अपने बाप को दी थी, वह तो गया सब चूल्हे भाड़ में, अब तू हमसे साफ साफ मांगने की धमकी देने लगा। मतलब अब तू हमसे साफ साफ कहेगा कि बाबूजी जो है वह मेरी सैलरी पर नज़र रखे हुए हैं, वह चाहते हैं कि मैं अपनी सैलरी से उन्हें एक हिस्सा दूं। हरामी, तुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया सब इसलिए कि तू यूं हमारी इज्जत उतार कर रख दे, छाती पर चढ़ चढ़ कर आए, सीधी सीधी बात करो तो खटखने पागल कुत्ते की तरह भौंके। मैंने दुखी और संयत स्वर में पूछा, बाबूजी मैंने आखिर आपसे कहा क्या है जो आप इतने नाराज़ हो रहे हैं? और फिर समर बाबूजी से कहते कि मैंने आखिर आपसे कहा क्या है जो कि आप इतने नाराज़ हो रहे हैं? और तू हमसे कहेगा क्या शहजादे, हम अंधे हैं ना, दिखता थोड़े ही है हमें। हाँ, अब तो पढ़ लिए लिख लिए, ब्याह हो गया, अब माँ बाप का क्या है? जाए जहन्नुम में, चूल्हे में पड़े और भाड़ में निकले। तुम अपनी मस्ती मत छोड़ना, वे चीख चीख कर सुनाते रहे। अब बाबूजी और गुस्सा करने लग जाते हैं कि अरे तू हमसे कहेगा क्या शहजादे, हम तो अंधे हैं ना, हमें दिखता थोड़ी ही है। अब तो तुम पढ़ लिख लिए, ब्याह हो गया, अब माँ बाप का क्या है? माँ बाप को छोड़ दो, माँ बाप जाए जहन्नुम में, चूल्हे में पड़े और भाड़ में जाए सब। तुम तो अपनी मस्ती मत छोड़ना, वे चीख चीख कर सुनाते रहे। मैंने तो मना किया था बाबूजी कि मेरी शादी मत कीजिए, पहले तो आप ही लोगों ने ज़बरदस्ती। अब समर फिर से शादी की रट लगाए रहता है कि मैंने तो आपसे मना किया था कि मेरी शादी मत करवाइए, लेकिन फिर भी आपने करवा दिया, अब लीजिए भुगतिए। शोर सुनकर घर के और भी लोग जमा हो गए थे। डरे सहमे से एक और झुंड बनाए सब देख रहे थे। अब यही शोर सुनकर वहां पर सभी लोग आकर जम गए थे और डरे सहमे से एक और झुंड बनाए सब देख रहे थे। शादी शादी शादी। बाबूजी को जब और कुछ कहने को नहीं सूझा तो बेहद नफरत से उन्होंने दोहराया। वे उत्तेजना के कारण थरथरा रहे थे। ऐसा पता होता कि तू ऐसा निकलेगा तो हम तुझे पैदा होते ही खोद कर गाड़ देते। क्या निहाल कर दिया आपने, अब पढ़ा लिखा कर हाथी बना दिया है ना, सो हमारी ही छाती रौंदेंगे। बेटा यही रीत है, खूब नाम ऊंचा कर रहे हो पुरखों का। अब बाबूजी और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो यही कहते हैं कि अगर हमें मालूम होता कि तू इस तरीके का निकलेगा तो तुझे पैदा होते ही हम गाड़ देते। तूने तो खूब नाम ऊंचा किया है पुरखों का, अब तो पर फूटे ही हैं घर में, अब और तो कोई कुछ रहा ही नहीं। अपनी मर्जी के मालिक हैं, दूसरे भौंकते हैं सो भौंकने दो, कुत्ते हैं अपने आप चुप हो जाएंगे थक कर। सुबह चूड़ियाँ पहनाई सो फोड़ दी लाट साहब ने, किसी का अब हक थोड़े ही रह गया है तुम पर और तुम्हारी बहू पर।
तू तो ऐसा ही चला आया था ईश्वर के पास से। हम तो सोचे कि कौन मुंह लगे, समझदार लड़का है, खुद ही सारे बातें समझता है, पर उन्हें तो अच्छे से अच्छा खाने को मिलता है ना, सो उनकी सोचे बलाए। अपने पढ़ लिए, अपने लिए कपड़े आ जाए, अपनी बहू का साज श्रृंगार हो जाए, बस सब अपना ही अपना हो जाए। जब तक कोई कुछ बोले कहे नहीं, तब तक सिर पर ही चढ़े चले जाते हैं। अब बाबूजी को यह बात उनकी ईगो पर लग गया था और इसीलिए वह ईगो में फालतू में बड़बड़ा रहे थे। ऐसी भी कोई बड़ी बात समर ने नहीं कह दी थी, लेकिन जो गांव घर में बड़े बूढ़ों का काम है कि छोटी की बात तो उन्हें बर्दाश्त होती नहीं है, तो वही यहाँ पर बाबूजी के साथ हुआ था। छोटा चाहे गलत कहे या सही कहे, उन्हें अपनी ही बात सही लगती है। तो उसी पर वह और भी भन्ना कर कहते हैं कि दूसरे भौंकते हैं सो भौंकने दो, कुत्ते हैं अपने आप भौंक कर चुप हो जाएंगे। सुबह चूड़ियां पहनाने को तुम्हारी बहू के लिए लाए थे, सो तो तुमने फोड़ दी। किसी का अब हक थोड़े ही रह गया है तुम पर और तुम्हारी बहू पर। तू तो ऐसा ही चला आया था ईश्वर के पास से। हम तो सोचे कि कौन मुंह लगे, समझदार लड़का है, खुद ही सारी बातें समझता है, पर उन्हें तो अच्छे से अच्छे खाने को मिलता है ना, सो उनकी सोए बला। अब यहाँ पर बाबूजी तरह तरह की बातें समर को और उसकी बहू को कहते हैं, जो कि यहाँ पर उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर नहीं है। आखिर जब नहीं सुना गया तो पूछा, बहू के लिए कौन सा साज श्रृंगार लाया हूँ बाबूजी। अब समर और भी ज़्यादा गुस्सा जाता है और यहाँ पर सिंपली यह क्यों था, क्योंकि समर जो है वह डिप्रेशन के पीरियड से गुजर रहा था और वहाँ पर कोई भी आदमी इसी तरीके से रिएक्ट करता है, उसका मुंह चुप नहीं होता है। वह नहीं समझ पाता कि आखिरकार आगे चलकर उसके साथ होगा क्या, और यहाँ पर समर के साथ भी वही हो रहा था। वह बाबूजी से कहता है कि बहू के लिए मैं कौन सा साज श्रृंगार ले आया हूँ बाबूजी, और जवाब दिए चला जाएगा। बाबूजी क्रोध में हकलाने लगे और बाबूजी अभी और क्रोधित हो जाते हैं। मैं कहते कि तू मुझसे और जबान लगाने चला जाएगा। और अचानक क्रोध में कांपते हुए वे मेरे ऊपर झपट पड़े और भाई साहब अमर उन्हें रोकते ही रह गए। मेरे संभलने से पहले ही लात घूसे थप्पड़ों की बौछार शुरू हो गई। अब बाबूजी उसे उठकर मारने लग जाते हैं और अमर और भाई साहब उन्हें रोकते ही रह जाते हैं। हाँपते थे और मारते जाते थे, ले और जवाब देकर देख, लाख बुढ़ा हूँ, 1000 मरा गिरा हूँ, लेकिन तेरी अकल अभी तो ठिकाने लगा दूंगा। तू बहुत हाथ से निकल गया है। मैं चुपचाप बैठा फिटता रहा, घुटते क्रोध की आग में भुनता रहा और एक शब्द भी मुंह से नहीं बोला। शायद यह बात उनके गुस्से में घी का काम कर रही थी। ना रोया, न अपने को बचाने की कोशिश की। बाबूजी को भाई साहब और अमर ने पकड़ लिया था, लेकिन खुद ही डर के मारे थर-थर कांप रहे थे। अब बाबूजी समर को मार रहे थे और वह तरह तरह की बातें कह रहे थे कि ले और बोलेगा क्या तू हमसे, ले। और समर वहां पर चुपचाप बैठकर फिटता हुआ खुद क्रोध की आग में भून रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। शायद यह बात उनके गुस्से में घी का काम कर रही थी। ना रोया, ना अपने को बचाने की कोशिश की। और समर जो इतना चुप था, वह कुछ बोल नहीं रहा था। यह बाबूजी को और गुस्सा दिला रहा था, इसीलिए वह उसे और मारे जा रहे थे। और बाबूजी को भाई साहब और अमर ने पकड़ के रखा था, लेकिन खुद ही वह डर के मारे थर-थर कांप रहे थे। निकल जा मेरे घर से, निकल जा, हट जा दूर मेरी आंखों से, डूब मर कहीं कुएं तालाब में, कमबख्त कमीने। हम तो शुरू से ही रंग ढंग देख रहे थे, अब पढ़ने लगे हैं ना। अब बाबूजी उसे कहते हैं कि निकल जा मेरे घर से, हट जा दूर कहीं, चल जा मेरे आंखों से, डूब मर कहीं कुएं तालाब में जाकर, कमीने। हम तो शुरू से ही रंग ढंग देख रहे थे, अब पढ़ने लगे हैं ना। अब चुप रहिए बाबूजी, गुस्सा शांत कीजिए, भाई साहब समझा रहे थे। वे लोग उन्हें दोनों तरफ से पकड़कर अलग हटाए लिए जा रहे थे। क्रोध के आवेश में उनके मुंह से झाग जैसा थूक निकल रहा था। आंखें खूब चौड़ी चौड़ी फैलाकर माथे पर चढ़ गई थी और मुंह से गालियों की अजस्त्र वर्षा हो रही थी। स्त्रियां आपस में रुलाई रोकती सी फुसफुसा रही थी। क्या हुआ, क्या बात हो गई। शायद 2-1 पड़ोस से भी आ गई थी। उनकी धोतियों की
पटलियों को पकड़े बच्चे भी आ गए थे और अब यह दृश्य देखकर रोने लगे थे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा दृश्य हो गया था कि यह जो आपसी लड़ाई थी उसमें बाहर के भी लोग शामिल हो चुके थे। आसपास के बहू और औरतें भी वहाँ पर आकर इस दृश्य को देखने लग गए थे। भाई साहब लाख बाबूजी को समझाते थे कि अब शांत हो जाइए, अब चुप हो जाइए, लेकिन बाबूजी थे जो कि शांति नहीं हो रहे थे और उनके मुंह से गुस्से में झाग जैसा थूक निकल रहा था। उनकी आंखें खूब चौड़ी चौड़ी फैल कर माथे पर चढ़ गई थी और मुंह से गालियों की अजस्त्र वर्षा हो रही थी। और यही सब देखकर आसपास के सभी मोहल्ले के लोग भी वहीं पर आकर खड़े हो गए थे। हाँ बाबूजी, अब चला ही जाऊंगा, मैंने झुका हुआ सिर धीरे से उठाकर भर्राई आवाज में कहा। और समर भी कह देता है कि हाँ बाबूजी, अब तो मैं चला ही जाऊंगा। सुनते ही उन लोगों को एक और झटक कर बाबूजी फिर मेरे ऊपर पलट पड़े। यह तो मैं पहले ही जानता था, यह तो दिख ही रहा था। असल माँ बाप का है तो अभी निकल जा, अभी इसी वक्त। तू तो जब जाएगा तब जाएगा। ला मैं तुझे अभी रास्ता दिखाई देता हूँ। निकालो जी, इसका सामान निकालो, विदा करो दोनों को। अब बाबूजी समर और प्रभा पर और गुस्सा कर कर कहते हैं कि हम तो जानते थे कि यह एक ना एक दिन आएगा ही। निकलो, अब अभी निकलो यहाँ से। अगर असली माँ बाप का है तो अभी निकल जाओ यहाँ से। तू तो जब जाएगा तब जाएगा ही। ला मैं ही तुझे रास्ता दिखाई देता हूँ। निकालो जी, इसका सामान निकालो, विदा करो दोनों को। हमारे ये कोई नहीं लगते, हमारे लिए पैदा होकर मर गए। चलो उठो, जाओ जी, अपना सामान उठाओ और अपना ठिकाना देखो। हमने हाथ जोड़े। अब बाबूजी उसे कह देते हैं कि तुम दोनों उठो और यहाँ से चले जाओ, दूर कहीं चले जाओ, तुम दोनों मर गए हो हमारे लिए। और ये किसके लिए कहा गया है? यह प्रभा और समर के लिए कहा गया है। उन्होंने जोर से आपस में हथेलियां मारकर हाथ जोड़े, फिर मेरी बाह पकड़कर बुरी तरह झिझोड़ते हुए बोले, जाइए हुजूर, चलिए तशरीफ ले जाइए, हमारे यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। खबरदार जो कभी फिर इस घर में पांव रखा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारी तरफ से कहीं मरो, बाहर सड़क पर पड़ो, हमारे बस का नहीं है सारों को पालना। तब तक भाई साहब वगैरह ने उन्हें फिर पकड़ लिया था और समझाते शांत कराते एक और ले चले थे। अब बाबूजी फिर से गुस्साते हुए समर के पास आकर उसके हाथ को पकड़कर कहते हैं कि तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से, अभी निकल जाओ यहाँ पर, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। जाइए हुजूर, चलिए अपनी तशरीफ ले जाइए यहाँ से, हमारे यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। और खबरदार जो कभी इस घर में पांव रख दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बाबूजी और भी गुस्से में कुछ न कुछ बड़बड़ा रहे थे, लेकिन तभी भाई साहब वगैरह ने उन्हें पकड़ लिया था और समझाते शांत कराते हुए वे उन्हें एक और ले चले थे। सारी स्त्रियां मेरे ऊपर थू थू करने लगी थी। अम्मा ने डांट कर 2 झापड़ दिए। तू चुप क्यों नहीं हो जाता समर? खबरदार जो जबान मुंह से निकाली। बाप को बराबर से जवाब दिए जा रहा है, बेशर्म। और उसी समय जितनी भी स्त्रियां थी वह समर के ऊपर में थू थू करती है कि कैसा लड़का है, अपने बाप से जो है वह मुंह जवान लड़ाई कर रहा है। और उसी समय अम्मा भी समर को डांटती है कि तू चुप क्यों नहीं हो जाता समर, और वह उसे 2 झापड़ भी दे देती है। तू बाप से चुपचाप मुंह लड़ाए जा रहा है, तू चुप क्यों नहीं हो जाता? इस बार बिना किसी की बात सुने मैंने खूब गरज कर कहा, बस अम्मा, साफ ही सुनना चाहता था, आज सुन लिया। मुझे खुद ही इस नरक में नहीं रहना, न रात को चैन न दिन को शांति। सब मतलब के माँ बाप बने हैं। कहीं रहूंगा कुएं में, भाड़ में कहीं जा पड़ूंगा, कल यहाँ से चला जाऊंगा। अब समर भी अम्मा से कह देता है कि बस अम्मा, साफ ही सुनना चाहता था, आज सुन लिया। मतलब मुझे तो यही सुनना था कि तुम सब मुझे घर से निकाल दो, सो मैंने सुन लिया है। मुझे खुद ही इस नर्क में नहीं रहना है, ना रात को चैन है ना दिन को शांति है। सब मतलब के लोग हैं यहाँ पर। कहीं रह लूँगा, कुएं में, भाड़ में, कहीं भी जा पड़ूंगा, कल यहाँ से चला जाऊंगा। संभाल लेना अपना राजपाट। उस उद्वेग, शोर और गुस्से में भी मन के भीतर कहीं लगा कि मैं घोर अनुचित बात कर रहा हूँ। बाप से इस तरह नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात बड़ी अजब लगी, कम से कम उस अवसर को देखते हुए मन में आया कि क्या राम सीता भी इसी तरह लड़ भिड़ कर घर छोड़कर तो नहीं गए थे। भीतर ही अपनी इस बात पर कोई हंसा भी। अब समर के अंदर में इमोशंस का एक विस्फोट हुआ था। उसके अंदर में तरह तरह के इमोशंस आ रहे थे। कभी वो हंस रहा था, कभी वो रो रहा था, लेकिन जो मेन चीज़ उसे लग रही थी वो यही थी कि उसके अंदर से एक अंतरात्मा बोल रही थी कि वह जो यह
कर रहा है यह पूरी तरीके से ठीक नहीं है, यह गलत बात है। उसे अपने बाप से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उसी समय दूसरी बात उसे अजब लग जाती है और वह यह है कि जब राम सीता ने अयोध्या छोड़ा था तो क्या वह उस समय भी इसी तरह छोड़कर गए थे। भीतर ही अपने इस बात पर कोई हंसा भी। बाबूजी ने मेरी बात सुनी तो फिर पलटने को मचले, लेकिन किसी ने नहीं छोड़ा। उन्हें वे लोग बाहर बैठक में ले गए। उस क्षण मैंने मन ही मन कसम खाई, कुएं, भाड़, सड़क, फुटपाथ, कहीं भी पर रहूंगा, यहाँ नहीं रहूंगा, यहाँ नहीं रहना। कहीं भी सही जहाँ ऊपर छत और ज़मीन हो, लेकिन इस नरक में अब नहीं। भीख मांगो, चोरी करो, दुनिया बहुत बड़ी है। और बाबूजी ने समर की बात सुन ली थी और वह उसे और भी कुछ सुनाना चाहते थे, लेकिन उसी समय दूसरे लोगों ने उन्हें संभाल लिया था और उसी पर वह चुप हो जाते हैं। और उसी समय समर कह देता है कि नहीं, मुझे अब यहाँ और नहीं रहना, मैं कहीं भी चला जाऊँगा। कुएं, भाड़, सड़क, मैं कहीं पे भी चला जाऊँगा, फुटपाथ, कहीं पे भी मैं रह लूँगा, लेकिन इस नरक में मैं अभी और नहीं रह पाऊँगा। मैं भीख मांग लूँगा, चोरी कर लूँगा, लेकिन मैं अब यहाँ और नहीं रह पाऊँगा। सारा रोना चिल्लाना बंद हो गया और सारे घर बार वाले एक स्वर से मेरी भर्त्सना करते रहे, मेरी बदतमीजी पर गालियां बकते रहे, लेकिन मैं चुपचाप घुटनों में सिर गराए बिल्कुल चुप बैठा रहा। अब सब कुछ शांत हो गया, लेकिन फिर भी घर वाले जो थे वह समर को गालियां देते रहे, वह समर को तरह तरह की बात कहते रहे। बस दिमाग में एक ही बात गूंजती रही, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। दुनिया को किसी भी सिरे पर, धरती के किसी भी छोर पर, कहीं भी एक ही तस्वीर कौंधती रही, आगे आगे टीन का बक्सा ला दे मैं, और पीछे पीछे ठिठकती चलती प्रभा, और शायद उसके पीछे रोता हुआ कुंवर लक्ष्मण। और समर यही सोचता है कि दुनिया के किसी भी सिरे पर मैं रह लूँगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगा। धरती के किसी भी छोर पर मैं रह लूँगा, कहीं भी मैं रह लूँगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा। और उसके दिमाग में एक तस्वीर कौंधती रहती है कि वह टीन के पेटी का एक बक्सा लेकर आगे आगे चल रहा है और प्रभा उसके पीछे पीछे चल रही है, और शायद उसके पीछे पीछे कुंवर भी चल रहा है। और यहाँ पर कुंवर को लक्ष्मण के जैसा बताया गया है। मतलब यहाँ पर राम सीता लक्ष्मण का उदाहरण देते हुए यह कहा गया है कि जैसे राम सीता लक्ष्मण अयोध्या छोड़कर गए थे, ठीक उसी तरीके से समर, प्रभा और कुंवर भी अपना घर छोड़कर वहाँ से निकले थे। लोहे की सलाख पर भूनते हुए कबाब की तरह मैं रात भर अंगारों पर भूनता रहा। विचित्र विचित्र आवाज़ें दिमाग में आती रही, एक पल को भी आंख नहीं लग सकी, लेकिन एक तंद्रा या जड़ता थी कि मेरे ऊपर छाई रही और मैं जागृति और सुस्पष्टि के बीच जैसे लटका रहा। मुझे ऐसा लगता रहा जैसे मेरे दिल की जगह किसी ने एक भारी पत्थर रख दिया हो और उसके बोझ से सारी सांसें घुटी जा रही हो। अब समर जो है वह लोहे की सलाखों पर भूनते हुए कबाब की तरह वह रात पर अंगारों पर भूनता रहता है। मतलब रात भर समर को चैन नहीं रहता है, उसके मन में विचित्र विचित्र आवाजें दिमाग में गूंजती रहती है। एक पल भी उसकी आंख नहीं लग सकी थी, लेकिन एक तंद्रा या जाड़ता थी जो मेरे ऊपर छाई रही और मैं जागृति और सुस्पष्टि के बीच जैसे लटका रहा। मुझे ऐसा लगता रहा जैसे मेरे दिल की जगह किसी ने एक भारी पत्थर रख दिया हो और उसके बोझ से मेरी सांस घुटी जा रही हो। पता नहीं दिल डूबने की बीमारी में कैसा लगता है, लेकिन रह रहकर मुझे लगता कहीं हार्ट फेल ही तो नहीं हुआ जा रहा। अब समर को यह लगता है कि उसके शरीर में से किसी ने दिल को निकाल लिया है और उसकी जगह एक भारी पत्थर रख दिया है। और समर को यह भी लगता है कि उसका दिल जो है वह धीरे धीरे डूब रहा है और वह यह भी सोचता है कि जब हार्ट अटैक होता है तो कैसा लगता होगा, लेकिन रह रहकर उसे यही लगता है कि कहीं उसका हार्ट फेल तो नहीं हुआ जा रहा है। शरीर इस तरह सुन रहा जैसे एक मम्मी की तरह मुझे किसी खोली में बंद कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसा लगता रहा जैसे केकड़े जैसी कोई चीज़ है जो कांटेदार रोओं बाहों से मुझे भींचे हुए है और मेरे सिर में अपनी सूर गड़ाकर बूंद बूंद मेरा खून चूस ले रही है। और समर को ऐसा लगता था जैसे उसके शरीर को किसी ने मम्मी जैसा बनाकर कहीं पर डाल दिया है, माना हिल पा रहा है ना वह डुल पा रहा है।
उसे ऐसा लगता था जैसे कई केकड़े जैसी कोई चीज़ जो कांटेदार रोंवों बाहों में मुझे भींचे हुए है और मेरे सिर में अपना सूर गड़ाकर बूंद बूंद मेरे खून चूस ले रही है। और उसे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे कीड़े उसके शरीर के खून को चूस ले रहे हैं। छटपटाता हूँ, रोता हूँ, लेकिन उसकी अंगारों जैसी आंखों के सम्मोहन में बंधा हूँ और वह मुझे खाए चली जा रही है। साए साए भाएं भाएं करता अजब सन्नाटा दिमाग में कराहता है और मैं अपने को इस तरह डूबते महसूस करता रहा जैसे पानी की सतह पर लिटाकर किसी ने मेरी छाती पर पांव रोप दिया हो। मुझे ऐसा लगता रहा जैसे रात भर पानी बरसता रहा। बार बार मैं चौंक कर उठ जाता कि अभी बंद हुआ या नहीं। अब समर यह कहता है कि मैं छटपटाता हूँ, रोता हूँ, लेकिन उसकी अंगारों जैसी आंखों के सम्मोहन में बंधा हूँ और वह मुझे खाए चली जा रही है। साए साए भाएं भाएं करता अजब सन्नाटा दिमाग में कराहता है और मैं अपने को इस तरह डूबते महसूस करता रहा जैसे पानी की सतह पर लिटाकर किसी ने मेरे छाती पर पांव रोप दिया। और समर को ऐसा लगता था जैसे पानी पर लिटाकर किसी ने उसकी छाती पर अपना पैर रख दिया है। ना वो हिल पा रहा है, ना वो डुल पा रहा है। और समर को एक भ्रम रात भर होता रहता है कि कहीं पानी तो नहीं बरस रहा, कहीं वर्षा तो नहीं हो रही, और वह बार बार उठ कर देखता है। मतलब यहाँ पर हमें बेसिकली यही देखने को मिलता है कि समर की मेंटल स्थिति तो पहले से ही एकदम खराब थी, लेकिन कल के झगड़े ने और भी उसे खराब कर दिया था। और वह किस तरीके से खराब हुआ था उसी की व्याख्या यहाँ पर की गई है कि उसे रात भर वह भुनता रहा, उसे चैन नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे मम्मी बनाकर एक जगह पर समेट कर रख दिया गया है जहाँ से वह हिल डुल नहीं पा रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कीड़े उसके शरीर को खा रहे हैं। वह छटपटाता था, रोता था, लेकिन वह फिर भी उसी में बंधा हुआ है और सब कुछ उसे खाए चले जा रहा है। एक अजीब सन्नाटा उसके दिमाग में कराहता है और अपने आप को वह इस तरीके से महसूस करता था जैसे किसी ने उसे पानी में डुबोकर उसके ऊपर में पांव रख दिया है जिससे कि वह उठ ना पा रहे। मतलब समर को रात भर घुटन सी महसूस होती रही। अचानक किसी ने मुझे छुआ तो मैं बुरी तरह हड़बड़ा कर उठ बैठा। ऊपर से चौंक गया, लेकिन भीतर से मानो उम्मीद कर रहा था कि इसी तरह मुझे कोई छुएगा और मैं उसके इशारे पर उठकर उसके पीछे पीछे चला जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर देखा, कौन है? कलाई में पट्टियां बंधे, हाथों से बड़ी झड़कती झिझकती सी प्रभा मुझे छूकर जाग रही थी। 4 बज गए, जाओगे नहीं आज? अब समर को अचानक से यह लगता है कि किसी ने उसे छुआ था और वह एकदम से घबराकर उठकर बैठ जाता है। और ऊपर से तो वह चौंक जाता है, लेकिन भीतर से उसे मानो उम्मीद थी और वह यही कहता था कि कोई उसे अगर उसी तरह छुएगा और वह उसके इशारे पर उठकर उसके पीछे पीछे चला जाएगा। मतलब समर को अभी प्यार की ज़रूरत थी और जब प्रभा ने उसे प्यार भरे हाथों से छुआ था तो उसे वही लग रहा था कि कोई उसे वैसे छुए और वह उसी तरीके से उसके पीछे पीछे चलता रहे। बड़े मुश्किल से आंखें खोलकर देखा, कौन है? कलाई में पट्टी बंधे, हाथों से बड़ी डरती झिझकती सी प्रभा मुझे छूकर जगा रही थी। 4 बज गए, जाओगे नहीं आज? और प्रभा जो है वह उसे जगाने के लिए आ जाती है। प्रभा उसे कहती है कि आज तो 4 बज गए, आज क्या जाओगे नहीं नौकरी पर? हाँ, याद आया, शायद रात को कई बार प्रभा ने मेरा माथा छुआ था या माथे पर कुछ मलती रही थी। मैं उठ बैठा, मुंह हाथ धोते हुए सोचा, मुझे आज यह अजब अजब सा क्यों लग रहा है? मैं इस तरह सारे काम क्यों किए जा रहा हूँ जैसे किसी ने मंत्र से मुझे बांध दिया है और मैं अपनी इच्छा के बावजूद सब करता चला जा रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे यह हाथ पांव मेरे नहीं है और मैं कहीं दूर, बहुत दूर ऊंची जगह चला गया हूँ और वहाँ से सारी चीज़ें बड़ी धुंधली धुंधली, अस्पष्ट और अस्तित्व सी दिखाई देती है। किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। मुंह धोते धोते अचानक मैंने मुड़कर पूछा, रात को पानी बरसा था क्या? अब समर को यह ख्याल आ जाता है कि शायद प्रभा ने उसे रात में बार बार छुआ था और वह उठ बैठता है। और जब वह उठ बैठकर अपने मुंह धोने के लिए जाता है तो उसे अपने अंदर में एक अजब सी एक
चीज़ वह अपने अंदर में महसूस करता है और वह यह था कि वह किसके इशारों पर काम किए जा रहा है। जैसे किसी ने उसके मंत्र में बांध दिया है और वह अपनी इच्छा के बावजूद सब करता चला जा रहा है। मतलब किसी ने उसे मंत्रों से बांध दिया है और समर बिना अपनी इच्छा के ही सब कुछ करता हुआ जा रहा है। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे ये हाथ पांव मेरे नहीं है और मैं कहीं दूर, बहुत दूर ऊंची जगह चला गया हूँ और वहाँ से सारी चीज़ें बड़ी धुंधली धुंधली, अस्पष्ट और वास्तविक सी दिखाई देती है। किसी का भी आवाज़ सुनाई नहीं देता। मुंह धोते धोते अचानक मैंने मुड़कर पूछा, रात को पानी बरसा था क्या? और समर मुंह धोकर प्रभा से पूछता है कि रात को पानी बरसा था क्या? नीचे हम दोनों शायद अकेले थे। प्रभा अंगीठी जलाकर कुछ कर रही थी और मैं नल पर था। प्रभा ने गत्ते के टुकड़े से अंगीठी धोकना रोककर पूछा, पानी कहाँ बरसाता पानी? और उसकी यह बात सुनते ही सहसा मुझे याद आ गया, हाँ, आज मुझे इस घर को छोड़ देना है। इसमें मुझे कोई मोह नहीं है। मुझे घर खोजना होगा, कहीं भी, कितनी भी मुसीबतों से। अब जब समर प्रभा से पूछता है कि क्या रात को पानी बरसा था क्या, तो प्रभा उस समय शायद चूल्हा चौका जला रही थी उसके लिए, खाने को बनाने के लिए। और उसी समय वह उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है कि पानी कहाँ बरसा था पानी? और उसकी यह बात सुनते ही सहसा मुझे याद आ गया, हाँ, आज मुझे इस घर को छोड़ देना है। इससे मुझे कोई मोह नहीं है। मुझे घर खोजना होगा, कहीं भी, कितनी मुसीबतों में। और उसी समय समर को याद आ जाता है कि उसे तो आज यह घर छोड़ देना है और अपने लिए कोई नया घर खोजना है, कितनी भी मुसीबतों में। प्रभा ने छोटे से एल्यूमिनियम के कटोरदान में खाना भरकर खाट पर रख दिया था। मैंने अभ्यासवश उसे उठाकर जेब में ठूसा। कोट पहनते वक्त हथेली में पहली बार दर्द हुआ। शायद कल की चूड़ियों के टुकड़े चुभने की तकलीफ थी। अब प्रभा ने उसे खाना बांध कर दे दिया था और उसने अभ्यासवश उसे उठाकर अपने जेब में रख लिया था, उस खाने को अपने जेब में रख लिया था। और समर जब कोट पहन रहा था तो उसी वक्त उसकी हथेली में पहली बार दर्द हुआ था, जो कि पिछले दिन जो उसने चूड़ी तोड़कर अपने और प्रभा दोनों को घायल कर दिया था, उसकी वजह से था। बत्ती बुझाकर एक एक कदम रखता हुआ जीना उतरा। लगा आज पांव कुछ कांप रहे हैं, जूतों की आवाज़ भी कुछ कुछ अजब सी निकल रही है। सब कुछ बड़ा अनजाना और अजीब लग रहा है। निचली सीढ़ी से मुड़कर ऊपर देखा। प्रभा मुझे उतरते देख रही हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अभी तक सारे लोग सोए पड़े थे। अब समर जो है वह बत्ती बुझाकर एक एक कदम नीचे लेते हुए आता है, नीचे उतरता है और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पांव कांप रहे हैं। जूतों की आवाज भी आज कुछ अजीब सी निकल रही थी। सब कुछ बड़ा अनजाना और अजीब लग रहा था। समर को उस दिन बहुत अजीब लग रहा था। और ये अजीब क्यों लग रहा था? क्योंकि जैसा हम कहते हैं कि तूफान के आने के पहले कोई खामोशी होती है, तो इसमें भी जो कुछ देर बाद जो तूफान आएगा, ये उसके पहले की खामोशी है। निचली सीढ़ी से मुड़कर ऊपर देखा। प्रभा मुझे उतरते देख रही हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अभी तक सारे लोग सोए पड़े थे। और समर ने नीचे सीढ़ी से ऊपर की ओर देखा तो उसे यह लग रहा था कि शायद प्रभा जो है वह उसे देख रही होगी, लेकिन जब उसने देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। तभी बाहर किसी ने कुंडी खटखटाई तो मैं इस तरह उछल पड़ा जैसे हत्यारा हूँ और बाहर पुलिस आ खड़ी हुई है। एक पल को सकपका गया, घबराकर चारों ओर देखा। दरवाज़ा खोलूं या ना खोलूं, फिर सिर के पीछे खुजाता हुआ आगे बढ़ गया। फिर तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और समर को ऐसा लगा जैसे वह चोर है और पुलिस उसे पकड़ने के लिए आई है। एक पल को वह सकपका गया, घबराकर उसने चारों ओर देखा। दरवाज़ा खोलूं या ना खोलूं, फिर सिर के पीछे खुजाता हुआ वह आगे बढ़ गया। कुंडी खटखटाने के साथ फिर ऊंची आवाज़ आई, तार लेना साहब। और जब वह आगे जाता है तो एक आवाज़ आती है, तार लेना साहब। मतलब पोस्टमैन आया था, डाकिया आया था, जो कि वहाँ पर उसे एक पत्र देने को आया था। किवाड़ खोले, लाल साइकिल और खाकी वर्दी वाला पियन तार लिए खड़ा था। दस्तखत करके तार लिया, फिर उसे साइकिल पर चढ़कर जाते देखता रहा। ऊपर बाबूजी का नाम लिखा था। फिर उसने वह डाक ले लिया, उसके ऊपर में हस्ताक्षर कर दिया और फिर उसने वहाँ पर जब डाक को देखा तो उस पर बाबूजी का नाम लिखा हुआ था। हल्का सा उजाला होने लगा था। एक बार फिर तार को पलट कर देखा और मन में आया,
तार को ज्यों का त्यों दे आऊं, फिर ना जाने क्या सोचकर स्थिर हाथों से लिफाफा फाड़ा। गुलाबी कागज पर टाइप की हुई पत्ती चिपकी थी, मुन्नी एक्सपायर्ड, मुन्नी मर गई। अब समर ने जब उसको देखा तो उसी समय उसे यह लगा कि क्यों ना मैं यह डायरेक्टली जाकर जिसके लिए आया है उसको दे दूं, लेकिन तभी उसके मन में ख्याल आता है कि नहीं, एक बार तो इसे खोलकर देख ही लेना चाहिए। और जैसे ही वह उसे खोलकर देख लेता है तो उसी समय वह देखता है कि उसके ऊपर में लिखा हुआ है मुन्नी एक्सपायर्ड, मुन्नी मर गई। एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा और मेरी समझ में ही नहीं आया कि इस जरा से वाक्य का अर्थ क्या है। तार की बात सुनकर भाई साहब और बाबूजी घबराए हुए नीचे उतर आए। कहाँ से आया है, क्या लिखा है? अब बाबूजी और भाई साहब भी वहां पर आ गए थे। अब समर को वह बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि उसके ऊपर में आखिरकार लिखा हुआ क्यों, क्योंकि वह अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और अगर ऐसी बातें कोई उस मनोस्थिति में सुनता है तो उसके लिए उसे मानना सही में बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन फिर भी समर जैसे तैसे करके उसको पढ़ता है, फिर भी उसे वह बात समझ में नहीं आती है। और जब वह तार वाली बात को बाबूजी और भाई साहब सुनते हैं तो वह भी नीचे आ जाते हैं और वह उससे पूछते हैं कि कहाँ से आया है, क्या लिखा हुआ है। मैं बड़े अस्वाभाविक रूप से धीरे से हंसा और तार उनकी ओर बढ़ा दिया और कहा, लिखा है कि मुन्नी मर गई, साफ नहीं लिखा कि उसे मार दिया। और समर जो है वह एकदम अस्वाभाविक रूप से धीरे से हंसता है और तार उनकी ओर बढ़ा देता है और कहता है कि इस पर लिखा है कि मुन्नी मर गई है, लेकिन यह नहीं लिखा कि मुन्नी को मार दिया। क्योंकि समर ने बाबूजी से कहा था कि मुन्नी को मत भेजो, लेकिन फिर भी उन सब ने मुन्नी को भेजा और मुन्नी को आखिरकार उन सब ने मार ही दिया अपने अत्याचारों से। और यहाँ पर हम एक और कॉमन चीज़ देखते हैं, वह यह है कि फर्स्ट पार्ट के एंडिंग में भी मुन्नी उसके घर से जाती हुई हमें दिखाई देती है और यहाँ पर भी मुन्नी हमें यहाँ से जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन इस बार किसी के घर से नहीं बल्कि इस दुनिया से ही जाती हुई हमें वो दिखाई देती है। यही दोनों पार्टों में एक कॉमन बात है कि दोनों के अंत में मुन्नी कहीं ना कहीं जा रही है। एक में वह नर्क में जा रही है, मतलब उसके ससुराल में जा रही है, और एक में वह वहाँ से सीधे ऊपर जा रही है। मैं बड़े अस्वाभाविक रूप से धीरे से हंसा और तार उनकी ओर बढ़ा दिया और कहा, लिखा है कि मुन्नी मर गई, साफ नहीं लिखा कि उसे मार दिया। और बिना उन पर उस तार की प्रतिक्रिया देखे मैं चला आया, बेहोश और अचेतन। बाद में शायद घर पर रोया पीटी भी हुई होगी। मैं जानता था कि प्लेटफॉर्म किधर लगेगा, इसलिए उसकी ठीक उल्टी दिशा में बैठा ताकि जिधर बैठा हूँ उधर ही आने जाने वाले तंग ना करे। अब समर जब वह लिफाफा उन्हें दे देता है, वह तार उन्हें दे देता है, तो वह उनके रिएक्शन के लिए वेट नहीं करता है और वह वहाँ पर चुपचाप वहाँ से निकल जाता है, बेहोश और अचेतन मन लिए। वह यह सोचता है कि शायद उसके आने के बाद घर में रोना धोना भी हुआ था, लेकिन फिर भी वह उन सब पर ध्यान नहीं देता और वह आकर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन में चढ़ जाता है। अब वो जानता था कि जब ट्रेन उस स्टेशन पर पहुंचेगी जहां पर उसे काम करने के लिए जाना है, तो उस जगह पर प्लेटफॉर्म किस साइड पड़ेगा, इसलिए जिस साइड प्लेटफॉर्म पड़ेगा वो ठीक उसके उल्टे साइड में बैठ जाता है ताकि आने जाने वाले लोग उसे परेशान ना कर सके। मतलब जो लोग उतरेंगे या फिर जो लोग उससे पूछेंगे कि क्या आप भी यहीं उतरेंगे, वह लोग उसे परेशान ना कर सकें। गाड़ी चलती रही और मैं खिड़की से बाहर सिर निकाले फटी फटी आंखों से सुबह की फूटती रोशनी को देखता रहा। आज बड़े अजब ढंग से सुबह हो रही है और गाड़ी जो है वह ऐसी ही चलती रहती है और फटी फटी आंखों से वह सुबह की फूटती रोशनी को देखता रहता है। आज बड़े अजब ढंग से सुबह हो रही है। मस्तिष्क में एकदम अंधेरा था, ऐसा सन्नाटा जैसे अचानक चलते हुए बिजली वाले कारखाने का फ्यूज उड़ जाए और सब कुछ रुककर एक भयानक सन्नाटे में डूबा रहे। उस क्षण तो एक ही आवाज थी जो रेल की नियमित खटर खटर में दिमाग में गूंज रही थी, नसों पर हथौड़े चला रही थी और कानों में पेंडुलम की तरह टकरा रही थी। मुन्नी मर गई, मुन्नी मर गई, मुन्नी को मार दिया, मुन्नी को मार दिया। अब मुन्नी की डेथ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा समर के ऊपर, जो कि लाजमी बात है, जो कि पढ़ना ही है। अब समर का मनोस्थिति बहुत खराब तो पहले से ही था, लेकिन यह बात कि मुन्नी मर गई है यह और भी ज़्यादा आग में घी डालने का काम करता है। और उसी पर समर जब है वह एकदम एक सन्नाटे को अपने दिमाग में लेकर ट्रेन में बैठा हुआ था
और उसके मस्तिष्क में एकदम अंधेरा था, सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक चलते हुए बिजली वाले कारखाने का फ्यूज उड़ जाए और सब कुछ रुक कर एक भयानक सन्नाटे में डूबा रहे। और उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं किसी का फ्यूज उड़ गया है और भयानक सन्नाटा वहीं पर है। उस क्षण तो एक ही आवाज़ थी जो रेल की नियमित खटर खटर में दिमाग में गूंज रही थी, नसों पर हथौड़े चला रही थी और कानों में पेंडुलम की तरह टकरा रही थी। मुन्नी मर गई, मुन्नी मर गई, मुन्नी को मार दिया, मुन्नी को मार दिया। और एक ही आवाज़ थी जो कि उसे सुनाई दे रही थी, वह थी रेल की पटरियों की जो खटर खटर की आवाज़ होती है, वही बात उसे सुनाई दे रही थी। और उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी कि मुन्नी मर गई, मुन्नी मर गई, मुन्नी को मार दिया, मुन्नी को मार दिया। एक बार भारी खंडहर के गुंबद जैसे चमगादड़ों के पर फटकने की कोई हल्की कातर आतंकप्रदानी आवाज गूंजे और उसकी ध्वनि प्रतिध्वनि सन्नाटे की लहर बनकर एक के ऊपर एक चढ़ती आती दूसरी लहर की तरह उमड़ कर सारे वातावरण में छा जाए और फिर सब कुछ मौत के गहरे सन्नाटे में डूब जाए, फिर अखंड और अभेद्य अंधकार। मतलब यहाँ पर सिंपली समर ने क्या कहा है कि किसी भी खंडहर में क्या होता है कि जब चमगादड़ों के पर फर्राने का वहाँ पर समय आता है तो उस समय बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है और जैसे ही यह आवाज़ हो जाती है ठीक उसी समय क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए तो आवाज़ होती है लेकिन बाद में एकदम सन्नाटा हो जाता है, बाद में एकदम अंधकार छा जाता है। यह आज मुझे क्या हो गया है? मैंने खुद अपने माथे पर हाथ फेरा, धीरे धीरे हथेली से ठोका। फिर समर कहता कि यह मुझे आज क्या हो गया है, यह आज मैं क्या कर रहा हूँ। तब अचानक गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। दूसरी ओर स्टेशन आ गया था और मुझे यहाँ उतरना था। मैंने एक बार प्लेटफॉर्म पर निगाह डाली और बैठा बैठा खिड़की से झांक कर अपनी तरफ के प्लेटफॉर्म की ओर देखने लगा। बीच में 3 चमगादड़ पटरियां बिछी थी। तब प्लेटफॉर्म का उठान था। अंधेरा अब कतई नहीं था लेकिन स्टेशन की बत्तियां अब भी जल रही थी। अब ट्रेन जो है वह उस स्टेशन पर पहुंच जाती है जहां पर समर को उतरना था और समर उस प्लेटफॉर्म की तरफ देखता भी है जहां उसे उतरना था, लेकिन वह वहां पर देखते ही दूसरे साइड के प्लेटफॉर्म को भी देखने लग जाता है। मतलब अगर ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी तो समर 2 नंबर प्लेटफॉर्म को देखने लग जाया करता है। बीच में 3 चमगादड़ पटरियां बिछी थी। तब प्लेटफॉर्म का उठान था। अंधेरा अब कतई नहीं था लेकिन स्टेशन की बत्तियां अभी जल रही थी। सामने वाले प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे पर जमदार झाड़ू लगा रहा था और धूल के गुब्बारे उसके चारों ओर छाए थे। उसने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। मैं इस तरह बैठा रहा जैसे उतरना ही ना हो, पर रेल ने सीटी दी तो अचानक ख्याल आया कि अरे मुझे तो यहीं उतरना है। झट दरवाज़ा खोला और नीचे गिट्टियों पर उतर आया। अब समर जो है उसे वहाँ पर उतरना था लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, इसलिए वह एकदम उतरना भूल जाता है और वह वहाँ पर शून्य मन से उस प्लेटफॉर्म को देखता रहता है जिस पर उसकी ट्रेन आई थी और फिर वह उस प्लेटफॉर्म को देखता है जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म थे। उस प्लेटफॉर्म को छोड़कर वह यह देखता है कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक झाड़ू वाला झाड़ू लगा रहा है और उसने अपने मुख को बांध रखा है ताकि धूल उसके नाक में ना जाए। लेकिन तभी इंजन जो है वह सीटी मारती है और तभी उसे ख्याल आता है कि उसे तो यहाँ पर उतरना है और वह क्या करता है कि वह दरवाज़ा खोलकर नीचे गिट्टियों पर ही उतर जाता है। मतलब जिस तरफ प्लेटफॉर्म पड़ा था समर उसके ठीक उल्टे तरफ में उतरता है। खाली पटरियों पर पांव रखा ही था कि देखा कि इन्हीं पटरियों पर दूसरे दिशा से शायद कोई गाड़ी दिल्ली से चली आ रही है। दूर सड़क के पुल के नीचे बड़ा सा इंजन प्रतीक्षण पास आता चला जा रहा था। झटकों के साथ इंजन धुआं छोड़ता और लोहे की चमकदार पटरियां खन खन करके कांप उठती, भयंकर दैत्य जैसे लुढ़कता चला आ रहा हो। अब समर जैसे ही दूसरी पटरी पर उतर जाता है ठीक उसी समय उसे यह ध्यान में आता है कि जिस पटरी पर वह है ठीक उसके उल्टे दिशा से एक ट्रेन उस पर चली आ रही है और वह गाड़ी शायद दिल्ली से आ रही है और वहाँ पे जो इंजन है वह एकदम एक दैत्य की तरह उसकी तरफ चले आने लगता है। और यहाँ पर हमें साफ मालूम चल जाता है कि अब समर के दिमाग के अंदर में सुसाइड करने का भी थॉट आ जाता है। सहसा भीतर से जैसे बात उछली, अगर मैं अपने आप को इसके सामने डाल दूं तो
इस सवाल के साथ ही बंदूक पकड़े दरोगा जी की तस्वीर कौंध गई। सामने घोड़ा था, जिंदगी भर की मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। और मुझे लगा जैसे एक अनजान बिजली के भारी झटके से मैं झपट कर इंजन के सामने जा पड़ा हूँ। पटरियों पर गिरने से पहले क्षण के अविभाजन खंड में चेतना पर छाया सारा खोल मकड़ी के झाल जैसे धुंध अचानक फट गया है और सपना टूटने पर मैं जाग उठा हूँ। यह मैंने क्या किया। अब समर जब पटरी पर आ जाता है तो उसी समय वह जब इंजन को आते हुए देखता है तो उसे दरोगा जी की बात याद आती है कि जैसे दरोगा जी ने उस दिन अपने घोड़े के सारे जीवन के कष्ट को एक ही बार में ख़त्म कर दिया था, ठीक उसी तरीके से समर भी अपने जीवन के सभी कष्टों को एक ही पल में ख़त्म कर सकता था, क्योंकि उसके सामने में वह इंजन आ रहा था और अगर वह चाहता तो उस इंजन के सामने खड़ा होकर वह भी अपने सारी मुश्किलों से छुटकारा पा सकता था। और मुझे लगा जैसे एक अनजान बिजली के भारी झटके से मैं झपट कर इंजन के सामने जा पड़ा हूँ। पटरियों पर गिरने से पहले क्षण के अविभाजन खंड में चेतना पर छाया सारा खोल मकड़ी के जाल जैसा धुआं अचानक फट गया है और सपना टूटने पर मैं जाग उठा हूँ। यह मैंने क्या किया। लेकिन तभी बर्फ सी ठंडी पटरियों ने मुझे अपने से चिपका लिया है और बढ़ते इंजन का पंखा मुझे छूने लगा है। दांत भींच कर मैं जोर से पंखे को पकड़ लेता हूँ। की निहित सूरत आंखों के सामने आ जाती है, लेकिन इंजन की गति के साथ साथ मैं घिसट रहा हूँ। एक पल, दो पल, मेरे हाथों की ताकत चुक गई है, मेरी पकड़ छूट गई है और मैं जोर लगाकर चीखना चाहता हूँ, प्रभा। और मैं खुले मुंह पर दनदनाते इंजन की भारी भारी पहिए घूमते चले जाते हैं। अब यहाँ पर समर अपने उस सुसाइड करने के सीन के बारे में बताता है। वह यह कहता है कि जैसे उस दरोगा जी ने अपने घोड़े को जिंदगी के सारे बंधनों, जिंदगी के सारे कष्टों से एक ही क्षण में मुक्त कर दिया था, ठीक उसी तरीके से समर के पास भी यह मौका आया है कि वह भी अपने आप को जीवन के सभी कष्टों से हटा दे और वह भी अपने आप को ट्रेन के सामने आने पर राजी कर लेता है और वह ट्रेन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही ट्रेन उसे अप्रोच करने वाली होती है तभी उसे ख्याल आता है कि आखिरकार वह यह क्या कर रहा है। लेकिन जब तक उसे यह ख्याल आता है तब तक ट्रेन उसके ऊपर से जा चुकी होती है और उसके सामने में प्रभा का वह खिलखिलाता चेहरा आता रहता है जो कि उसने आखिरी बार देखा हुआ था। और तभी वह जोर से चिल्लाना चाहता है प्रभा, लेकिन उसके मुंह पर दंदनाता हुआ इंजन निकल जाता है और समर की आखिरकार मौत हो जाती है। लेकिन यह सच नहीं था, यह वहां पर समर की कल्पना थी कि ऐसा हो सकता है कि मैं इंजन के सामने खड़ा हूं, इंजन मेरे सामने आ रहा है, मुझे जिंदगी के सारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। सारी तस्वीर ऐसे सजीव होकर सामने आ गई कि मुझे लगा कहीं मैं यह सब कर ही ना डालूं। लेकिन मैंने पांव पटरी से हटा लिया था और तब गाड़ी सामने आकर खड़ी हो गई थी। मेरे सामने ही दो डिब्बों के जुड़ने की जगह खाली थी। मोटे मोटे तार और लोहे की भारी भारी हथेलियों से निकले डंडे डिब्बों की दूरियां बनाए रखने के लिए आपस में सट गए थे। एक लाला जी खिड़की से मुंह निकाले दातून कर रहे थे। मैं दोनों गाड़ियों के बीच यूं ही खड़ा रहा जैसे दो दीवारों के बीच में घिर गया हूं। अब समर जिस पटरी पर खड़ा था वह उस पटरी से अपने आप को हटा लेता है और वह बीच में आ जाता है। मतलब एक पटरी और दूसरी पटरी के बीच में जो जगह होती है वह उस जगह में आकर खड़ा हो जाता है। अब वह अपनी ट्रेन के बीच में भी खड़ा था और उस पुरानी ट्रेन के बीच में भी खड़ा था, लेकिन वह सुसाइड नहीं करता है, वह अपने आप को उसमें से निकाल लेता है। वह ट्रेन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वह दो डिब्बों के जो जॉइंट सेक्शन होता है वह वहां पर खड़ा रहता है और वह यह देखता है कि एक लाट जी जो है, एक भाई साहब जो है वह वहां पर दातून कर रहे हैं और समर दोनों गाड़ियों के बीच में यूं ही खड़ा रहा जैसे दो दीवारों के बीच में वह घिर गया है। मन में आया मान लो अभी हैंडल पकड़ूं और इस डिब्बे में जा बैठूं तो, और अगले ही क्षण मैंने अपने को बंबई से विदेशों को जाने वाले पानी के जहाज में खलासी के कपड़े पहने हुए देखा। लेकिन शीघ्र ही वह तस्वीर कोपिन पहने, दाढ़ी बढ़ाए, कमंडल लिए साधु के रूप में बदल गई। मैंने देखा मैं बाबा काली कमली वाले आश्रम में कंबल लपेटे पड़ा रहता हूँ और ऋषिकेश के एक भारी से पेड़ के नीचे मेरी एक कुटिया है। जाने कितनी समय में यूं ही बीत जाता है और तब विधवा वेश में एक औरत कई और बुढ़िया के साथ आकर मेरी कुटी के सामने खड़ी हो जाती है। नहीं,
हर की पौड़ी पर मैं नहाते हुए एक औरत को देखता हूँ कि अरे यह तो प्रभा है। मैं प्रभा को पहचान लेता हूँ, लेकिन वह मेरी दाढ़ी और मोटे कंबल के कारण नहीं पहचान पाती। फिर दिखाई दिया, लोग मुझे जूतों और लाठियों से पीट रहे हैं। नहाती हुई एक जवान औरत के पास में पहुंचा था और उसे प्रभा प्रभा के नाम से बुलाने लगा था। अब समर को बहुत सारा हेलुसिनेशन होने लग जाता है। जब वो उन दोनों पटरियों के बीच में था तो उसे पहली बात तो यह ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इस दिल्ली से आती हुई गाड़ी में चला जाऊं, जिससे मैं कहीं बहुत दूर निकल जाऊंगा। फिर उसे यह ख्याल आता है कि क्यों ना वह जिंदगी से संन्यास ले ले और वह बाबाओं की तरह रहने लग जाए। फिर उसे यह ख्याल आता है कि वह ऋषिकेश में एक पेड़ के नीचे में कुटिया में रहता है और वहां पर विधवा वेश में एक औरत कई और बुढ़िया के साथ आकर मेरी कुटी के सामने खड़ी हो जाती है और वहां पर एक विधवा बुढ़िया जो है वह कुटिया के सामने आकर वहां पर खड़ी हो जाती है। लेकिन समर इन सब के बाद और एक सोचने लग जाता है कि नहीं, मैं हर की पौड़ी पर नहाते हुए एक औरत को देखता हूँ कि अरे यह तो प्रभा है। मैं प्रभा को पहचान लेता हूँ, लेकिन वह मुझे मेरी दाढ़ी और मोटे कम्बल के कारण नहीं पहचान पाती। और समर जो है वह हर की पौड़ी नाम की एक झील थी, वह जलाशय थी, वहां पर वह एक औरत को नहाते हुए देखता है। वह पहचान जाता है कि वह तो प्रभा है, लेकिन प्रभा उसे दाढ़ी और कम्बल के कारण नहीं पहचान पाती है। फिर उसे यह दिखाई देता है कि लोग जो हैं उसे मार रहे हैं, क्योंकि वह एक पुरुष होकर एक औरत को नहाते हुए देख रहा था। तो ऐसी तरह तरह की बातें जो है वह समर के दिमाग में उस समय पर गूंज रही थी। उसे कभी ख्याल आता है कि वह क्यों ना दिल्ली मुंबई चला जाए, जहां पर वह बम्बई से पानी के जहाज में एक खलासी का काम कर लेगा, या फिर वह किसी सन्यासी की तरह सन्यास ले ले, या फिर वह ऋषिकेश में कुटिया के नीचे बैठा हुआ है, या फिर वह वहाँ पर किसी को नहाते हुए देखता है और वह पहचान जाता है कि वह प्रभा है, लेकिन प्रभा उसे नहीं पहचान पाती है। फिर उसे यह लगता है कि बहुत लोग उसे मार रहे हैं क्योंकि उसने एक औरत को नहाते हुए देख लिया है। तो ऐसी तरह तरह की बातें उसके दिमाग में गूंजती रहती है और फिर एक साथ ही सारी तस्वीरें खटमट होकर एक बड़ी तस्वीर में बदल जाती है। अखबार में मेरी तस्वीर छपी है, प्रिय बेटा समर, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, एक बार तुम्हें देखना चाहती है। और फिर सारी तस्वीरें जो समर के सामने चल रही थी वह सारी की सारी तस्वीरें ख़त्म हो जाती है और एक ही तस्वीर सामने आती है कि समर की जो फोटो है वह किसी अखबार में छपी हुई है और वहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रिय समर बेटा, तुम्हारी अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है, हम चाहते हैं कि तुम घर लौट आओ। मतलब जो चीज़ शुरुआत मतलब एकदम फर्स्ट चैप्टर में, पूर्वार्ध सांझ के फर्स्ट चैप्टर में हमें कहा गया था कि जब घर को कोई छोड़ के चला जाता है तो उस समय घर वाले क्या करते हैं कि एक अखबार में यह लिखवा देते हैं कि अब हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम घर लौट आओ। वही बात समर को फिर से यहाँ पर याद आ जाती है कि हो सकता है कि उसके घर वाले भी यह लिख दे कि प्रिय बेटा समर, तुम्हारी अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है, हम चाहते हैं कि तुम घर आ जाओ। सामने वाली रेल की सीटी से चौंक कर फिर मैं तंद्रा से जागा। सामने वाली ट्रेन का मेरे आगे वाला पहिया धीरे धीरे घूमा। अगर दो डिब्बों के बीच ही खाली जगह में अचानक कूद पड़ूं तो, या लपक कर हैंडल पकड़कर डिब्बे में चढ़ जाऊं तो। अब क्या होता है कि एक ट्रेन जो है वह बहुत ज़ोर से सीटी मारती है और उसी सीटी से समर का जो ध्यान है वह एकदम खुल जाता है। और जैसे ही समर का ध्यान खुल जाता है तो वह यह सोचता है कि यह जो दोनों डिब्बों के बीच में ये जो खाली स्थान है उसके बीच में अगर कूद जाऊं तो। और समर को फिर से सुसाइड करने का यहाँ पर मन होता है और वह यहाँ पर यह भी सोचता है कि या मैं लपक कर हैंडल पकड़कर अगर मैं डिब्बे में चढ़ जाऊं तो क्या होगा। अब पीछे वाली ट्रेन भी खिसकने लगी थी। दोनों गाड़ियां दो विरोधी दिशाओं की तरफ सरक रही थी। मुझे लगा जैसे मैं तेजी से चक्कर खाते चाक पर खड़ा हूं, भीतर कोई दोहराए चला जा रहा था, कूद पर चढ़ जा, कूद पर चढ़ जा। घबराकर मैंने ऊपर देखा, सारा आकाश डगडग करता घूमने लगा था। अब दोनों ट्रेन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा था और समर का दिमाग एकदम चक्कर खा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह चक्कर खाते हुए चाक पर खड़ा है, भीतर कोई दोहराए चला जा रहा है कि कूद पर चढ़ जा, कूद पर चढ़ जा। मतलब उसके अंदर में दो तरीके की भावनाएं आ रही हैं। एक उसे कह रहा है कि तेरे पास अभी भी समय है, तो दोनों बोगियों के बीच में
कूद जा और एक उसे कह रहा है कि नहीं तू उसमें चढ़ जा। और यही दोनों बातें समर के दिमाग में कंटिन्यूअसली चल रही थी, लेकिन समर एकदम वहाँ पर चकराने लग जाता है, उसका दिमाग चकराने लग जाता है। और अंतिम बार वह जब घबराकर सारा आकाश को देखता है, जब वह ऊपर देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि सारा आकाश डगडग करता हुआ घूमने लगा था। और उसे ऐसा लगता है कि जो सारा आकाश था, जो भी सारा आसमान था, वह डगडग करके घूम रहा था। मतलब जितना भी आसमान जमीन जो कुछ भी था वह सब डगडग करके घूम रहा था। और यहीं पर हमारा यह स्टोरी भी ख़त्म हो जाता है और यहाँ का पार्ट भी ख़त्म हो जाता है, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे समर जो कि अकेलेपन में रह रहकर उसके अंदर में डिप्रेशन के लक्षण हो जाते हैं, लेकिन वह बेचारा समझ नहीं पाता है और यह लक्षण समय के साथ बढ़ते चले जाते हैं और कोई भी उसकी इस बात को ना तो समझ पाता है और ना ही उसे कोई सांत्वना दे पाता है। और अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि समर को सुसाइड करने का भी मन करता है। यहाँ पर सिंपली मेंटल हेल्थ को लेकर बताया गया है कि कैसे हमारे आसपास में किसी का भी मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है, लेकिन उस बेचारे को मालूम भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम समाज के रूप में उसके साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं कि वह बेचारा अपने आप से दुखी रहने लग जाता है और अंत में ऐसा स्थिति आ जाता है कि वह बेचारा सुसाइड करने लग जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें बस इतना ही पता है कि हमारी कहानी बस यहीं तक थी कि कैसे समर जैसे लड़के के जीवन में सिर्फ दुख ही था और कुछ पल का सुख तो आया, जो कि उसे उसी आदमी से मिला जिससे वह सबसे ज़्यादा नफरत करने लग जाता है, और उसे सबसे ज़्यादा दुख उन्हीं आदमी से मिला जिनसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन इन्हीं दुख सुख के चक्कर में बेचारा मेंटल हेल्थ का ऐसा शिकार हो जाता है कि वह एक ऐसे डिप्रेशन के फेज से गुजर जाता है जिसमें उसे पता ही नहीं रहता कि उसके साथ आखिरकार हुआ क्या है, और अंत में वह सुसाइड करने लग जाता है। तो यहीं पर जो है हमारा यह चैप्टर और यह पार्ट भी ख़त्म होता है। आशा करता हूं कि यह जर्नी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। यह जो 30 वीडियो का जर्नी मैंने बनाया हुआ था, जिसके कारण इसका नाम मैंने 30 पत्ती रखा हुआ था, आशा करता हूं कि आप सभी को यह अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ उठा सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। और रही बात आपके पोएम्स की, तो मैं अभी देख रहा हूँ, अगर हो पाता है तो मैं पोएम्स दे दूंगा, और अगर नहीं भी हो पाता है तो मैंने यूट्यूब और बाकी सारे सोर्सेज से एकदम छानबीन करके आपके लिए शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स के लिए एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पर जाकर वहां पर जितने भी आपके पोएम और स्टोरीज हैं, आप उन सारे पोएम और स्टोरीज को समझ सकते हैं। बाकी मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। और आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। तो गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं, उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।